हाय एवरीवन, वेलकम टू कौशल एंड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो पेपर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स है उसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे। यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एंड साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं एग्जाम का। ये जो एग्जाम है इसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल पेपर होता है, सबके लिए कॉमन होता है। एक सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, आप पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और जो सेकंड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, तो टोटली जो पेपर है आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे और वो भी कॉमर्स सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेपर है इसके हमने वीडियो बना रखी है, इसके सिलेबस के एनालाइज पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यूनिट वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। अब जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 100 जो क्वेश्चन आते हैं। अब यूनिट कौन कौन सी होती है, ये जो वही सब्जेक्ट हैं जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होते हैं, लेकिन एग्जाम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जब जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एग्जाम देते हैं उससे डिफरेंट एग्जाम होता है बिल्कुल, एंड चीज़ें भी थोड़ी अलग ही पूछी जाती हैं और तैयारी भी आपको थोड़ी अलग ही, वो उस टाइम पे जो पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग ही तरीके से तैयारी करनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो वो यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल होती है उसके लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ वन इज बिजनेस फाइनेंस एंड नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। अगर आप एम.कॉम फर्स्ट ईयर या मतलब मास्टर्स में के फर्स्ट ईयर में हो तो आपने रिसर्च शायद ना पढ़ा हो, ये सी टॉपिक थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है तो। अगर कर ली है तो आप पढ़ चुके होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको फैमिलियर लगेंगे, आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो 6th यूनिट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 7th वन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। 9th वन है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर सारे एक्ट हैं, कंपनी एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एक्ट, सारे एक्ट्स हैं लीगल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, लास्ट है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। इसके लिए आप इसका जवाब जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने ना जो भी अभी जो लास्ट पेपर हुआ था जून 2022 वाला, उसमें तीनों शिफ्ट के पेपर्स में किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो पैटर्न है यही सेम जो लास्ट जो 2021 में जो पेपर हुआ था लगभग सेम ऐसा ही पैटर्न था उसके अंदर भी। ठीक है, अब देखो 3 शिफ्टों में हुए तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए थे ये। ठीक है, एक जो शिफ्ट है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब 3 शिफ्ट के इंक्लूड किया मैंने इसके अंदर, तो 300 क्वेश्चंस अगर हम एवरेज लगाएं एक यूनिट के हिसाब से तो 30 क्वेश्चंस आने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो 30 के आसपास हैं, कितने को किस यूनिट में ज़्यादा है किससे कम है, तो उस 30 के हिसाब से आप देखो। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, उससे 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग से 35, इकोनॉमिक्स 27, फाइनेंस 25, स्टैट एंड रिसर्च 28, मैनेजमेंट एंड HRM 30, बैंकिंग 31, मार्केटिंग 38 एंड लीगल एस्पेक्ट्स 29, और जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है उससे 24 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देख के हमें ये कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट ना तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही हम कोई यूनिट को अनइम्पोर्टेंट बता सकते हैं कि उसको इग्नोर ही कर दें। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट है वो सारी इंपॉर्टेंट है, सबसे इक्वली क्वेश्चंस आते हैं, बस कोई 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, वो भी पैसेज की वजह से। इसके अंदर एक पैसेज आता है, अब 2 पैसेज आते हैं अब कॉमर्स के जो पेपर होता है उस सेकंड पेपर उसके अंदर भी, तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर जिस भी यूनिट से वो पैसेज आता है तो उसके क्वेश्चन जो है वो 4-5 इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट या अकाउंट और ऑडिटिंग है इनमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी सब में लगभग इक्वली क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक यूनिट इंपॉर्टेंट है और कोई एक यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सबकी तैयारी करनी है। ठीक है, बस हाँ कुछ बच्चों के लिए ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट का ना हो तो वो उन्हें अच्छा ना लगता हो, तो ये नहीं है कि उस यूनिट को पर्टिकुलर छोड़ ही दें। ठीक है, आपको किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका फिर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होगा आपकी एग्जाम के ऊपर। ठीक है, आपको सारी यूनिट करनी है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा हो, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया हो,
वो आप एक बार स्किप कर सकते हो, लेकिन यूनिट तो आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है, सभी के अच्छे से करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम की एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम जो है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, उसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें भी आपको समझने की जरूरत है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को करने की एक मतलब एक ट्रिक्स टाइप्स बोल सकते हो आप, एक तरीका होता है, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। वरना अब बहुत सारे बच्चे हैं, इतना कंपटीशन होता है, तो आप कि सिर्फ आप सिलेबस कवर कर लो अच्छे से, वही इनफ नहीं है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्वेश्चंस को अलग अलग सोल्व करने के तरीके होते हैं, वो आपको आने चाहिए, ठीक है, तभी आप जो टाइम सेव कर सकोगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है टाइम सेविंग की, वो सिलेबस तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको किस तरीके से सोल्व करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे और फिर ये चार ऑप्शन दे देंगे कि ये से रिलेटेड है या नहीं है, वो चीज़ सिर्फ आपको अगर आती है तो ठीक है, जल्दी से उसको करो, वरना उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आते हैं अरेंज इन सीक्वेंस। ये जो क्वेश्चन हैं इनमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है क्वेश्चन के बारे में तो आप ऑप्शंस की हेल्प लेके, ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सीक्वेंस वालों में, क्योंकि सीक्वेंस में अब कोई भी चीज़ है, कोई प्रोसेस वाली चीज़ है या स्टेजेज हैं, तो उनमें सीक्वेंस में लगाना है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी स्टेजेज पता हो कि पहले ये आएगी, लेकिन एक दो स्टेज का हमें पता होता है कि ये स्टेज जो है अब पहले आएगी और ये लास्ट में आएगी, फर्स्ट और लास्ट का, तो उनकी हेल्प लेके हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, ताकि अगर हम चार ऑप्शन में से अगर दो भी एलिमिनेट कर दे तो भी हमारे 50% चांसेज होगी कि क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। और अगर चारों में से सेलेक्ट करना पड़े तो 25% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो ऐसे एलिमिनेट करके आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। देन है फिर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में भी यही आप एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ करना है। अब इन ये जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस के टाइप्स बता रही हूँ मैं, इनके साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी लिए, जो यूनिट वाइज हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर वाले, वो मैंने सारे जो टाइप्स हैं ये कवर किए हैं, ठीक है। फिर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस हैं वो भी आजकल काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल में अगर आपको फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो वो सोल्व हो सकता है, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसको स्किप कर देना, ठीक है। देन है फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आना होना चाहिए वो कंसेप्ट, तभी आप किसी चीज़ का रीजन बता सकते हो, ठीक है। देन है फिर आइडेंटिफाई करेक्ट आउट ऑफ 4 और इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना होता है, इनमें यही तरीका होता है कि आपको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में नोट वर्ड जो है उसको स्किप कर देते हैं, या स्टार्टिंग में तो नोट पढ़ लेंगे लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबी लंबी लाइन सी होती हैं, तो उन ऑप्शंस में उलझ के ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस में क्या था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अलर्ट होके जो है वो एग्जाम देना है, तो उस और वो चीज़ कब होगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है काफ़ी सारी, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो है 2 पैसेज पूछे जाते हैं, एक 5 नंबर का एक पैसेज, उसमें से आपको सेलेक्ट करने, और वो आपकी ओवरऑल नॉलेज के बेसिस पे होते हैं वो पैसेज, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी चेक होती है उसके अंदर, ठीक है, और जो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिया जाता है वो चीज़ भी चेक होती है। कई बार क्या होता है इसमें, ज़्यादातर बार तो लास्ट अब 2-3 साल से रिपीट हो रहा है कि अकाउंट जो है उस क्वेश्चंस दे देते हैं, अकाउंट का क्वेश्चन डाटा दे देते हैं एक पैराग्राफ में और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो आपको प्रैक्टिकल जो आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको इग्नोर नहीं करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ज़्यादा अभी पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, उनको इग्नोर मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता रही हूँ, आप भी जब अपनी तैयारी करोगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी, लेकिन तब अपना खुद एक्सपीरियंस करो या एक आपको कोई पहले ही एडवाइस कर दे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक पॉइंट को। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एग्जामिनेशन नॉट ओनली कंसेप्चुअल बट आल्सो फैक्चुअल, ठीक है। अब आपको बहुत सारों से सुना होगा कि जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए एग्जाम के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कंसेप्ट तो होने ही होने चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो आप ये नहीं है कि अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जिनको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाते हैं, मतलब समझने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं क्रैमिंग में, वो क्रैम कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ लर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपको आपके दोनों स्किल्स होनी चाहिए, आप कंसेप्चुअल चीज़ें भी आप समझो और फैक्चुअल भी, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट जो
बहुत सारी ये जो डिडक्शंस वगैरह से रिलेटेड सेक्शन पूछ लेते हैं, कोई आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड के अंदर क्या बात है या ये किससे रिलेटेड है वो चीज़ें। तो आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पूछे हैं और कंसेप्चुअल, आपको दोनों चीज जो दोनों चीज़ें हैं वो आपकी मतलब दोनों स्किल्स जो है आपकी वो डेवलप करनी है। आपको कंसेप्चुअल चीज़ें समझनी भी है और जो फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है वो भी, ठीक है। दोनों स्किल्स रिक्वायर्ड एग्जाम। देन है फिर कोचिंग विल नॉट गारंटी सक्सेस। आपने कोचिंग ले ली, आपको नोट्स मिल गया, आपको मटेरियल मिल गया, अब उससे ये नहीं है कि हाँ आपका एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी होगी, प्रैक्टिस भी करनी होगी। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमें नोट्स मिलते हैं कोचिंग वगैरह से उनमें कंप्लीट चीज़ें नहीं होती। तो आपको ये नहीं है कि हाँ भाई इन्होंने अकेडमी वालों ने प्रोवाइड की है ये चीज़ें तो ये कंप्लीट हो मेरा क्रैक हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो आपकी कि आपने एग्जाम क्रैक करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि डोंट इग्नोर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में बोलते तो बहुत सारे टीचर हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं, प्रीवियस में ईयर में जो आ लिए पेपर्स में क्वेश्चंस वो थोड़े ना दोबारा रिपीट होंगे या हम वो क्यों करें। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी जो लास्ट जो पेपर हुआ था ना 2020 वाला 2022 वाला, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वाले। और तो आप इग्नोर नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर पेपर्स। और डायरेक्ट की छोड़ो आप, क्यों जो एक प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो हमें अपनी मतलब एक कितनी प्रैक्टिस होती है कि किस टाइप की, क्योंकि पैटर्न जो है एग्जाम का और जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होता, बस वो है कि थोड़ा मैटर है उसमें फ़र्क हो जाता है कि जो क्वेश्चंस है वो थोड़े और डीप में पूछने लग जाता है एग्जामिनर। अब आप पिछले ईयर्स के पेपर्स के साथ कंपैरिजन करो, अब मतलब एक पैटर्न एक ट्रेंड देखो आप पेपर्स का, तो उनमें तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है, उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक मेंशन इन सिलेबस आर नॉट इनफ। जो सिलेबस के अंदर आपको पॉइंट्स टॉपिक्स दिए हुए हैं आप सिर्फ उनको ही कवर कर लो, इनफ नहीं है, आपको उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करनी होती है। अब जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको जो सिलेबस दिया हुआ है जरूरी नहीं है उससे क्वेश्चन आते हैं। मार्केटिंग में रियल जो एग्जांपल्स मतलब रियल जो कंपनी जो उनसे एग्जांपल डायरेक्ट उठा के पूछ लेते हैं एग्जाम में, या फिर करंट चीज़ें का भी पता होना चाहिए आपने, जबकि करंट से रिलेटेड कुछ सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मार्केटिंग में क्या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से रिलेटेड जबकि टॉपिक नहीं है मार्केटिंग के अंदर, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो डिटो मेंशन है सिलेबस के अंदर वहीं सिर्फ वहीं उन्हीं चीज़ें नहीं करनी है, वहीं चीज़ें नहीं करनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्या करना है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा के देखोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिकल, क्योंकि अब क्या है, पहले जो स्टैट में क्या था, जो स्टैटिस्टिक्स है और रिसर्च है उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते थे, लेकिन अब 2-3 साल से क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं स्टैट से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं स्टैट। तो अब एग्जामिनर क्या, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है पेपर को ज़्यादा टफ बनाने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नए सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड करें। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब इन प्रैक्टिकल पोर्शन में भी इतने अच्छे नहीं होते तो वो इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से भी आते हैं जैसे अकाउंट है, टैक्स है, स्टैट है, इनसे आपको इनसे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इसमें जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में भी कुछ टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ है वो नहीं है। अब देखो कंसेप्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल क्या है गवर्नमेंट का इन बिजनेस में, लीगल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल फैक्टर या उनका इन्फ्लुएंस बिजनेस के ऊपर। अब ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने में आसान लगेंगे लेकिन आसान क्वेश्चंस नहीं आते। अब इसमें क्या है, जो टॉपिक्स आपको आसान लगते हैं ना, ये जैसे कि इन्वायरमेंट, आप सारी चीज़ें कि लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है लगभग बच्चों को पता होता है क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए होते हैं ये कंसेप्ट ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। लेकिन इनसे क्वेश्चंस क्या है, करंट से अटैच करके पूछते हैं डायरेक्ट करंट में। अब जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं कि अब जो आरबीआई क्या मॉनेटरी जो फिस्कल पॉलिसी है वो ला रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे, 1-2 क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, इसके अंदर ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
ये जो एक्ट है अभी 2019 में ये नया एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, लेकिन इससे पहले से भी जो एक्ट चल रहा है क्वेश्चंस उससे भी पूछे जाते हैं। अब इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें थी जो रिमूव कर दी गई हैं अब नए एक्ट के अंदर, लेकिन अब जो लास्ट पेपर हुआ था उनमें उससे भी जो पुराने एक्ट में जो चीज़ें अब रिमूव कर दी गई उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो भी एक्ट करो तो उनके जो प्रीवियस एक्ट हैं जो अब चेंज हो गए हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनकी में जो चीज़ें थी वो भी करनी है आपको, ठीक है। दोनों एक्ट करने हैं, जो पुराने वाला वो भी और जो अभी नया है वो भी। देन इसके अंदर ये फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये इंपॉर्टेंट है। एंड CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसकी लिमिट है, क्या कौन कौन सी फील्ड में ये किया जाता है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस पूरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की, ग्लोबलाइजेशन, इसके ड्राइवर्स से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के क्या ड्राइवर्स हैं। देन है फिर मोड्स ऑफ एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है मोड्स ऑफ एंट्री से। पहले क्या होता था, पहले के क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन आता था कि क्या मोड्स ऑफ एंट्री है, लेकिन अब इन डिटेल जाने लगा है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने मोड्स, डिफरेंट मोड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के, वो सारे। देन है फिर थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की, पहले थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आते थे कि ये थ्योरी जो है वो किसने दी, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एग्जामिनर जो है थ्योरी के अंदर क्या चीज़ें हैं वो पूछता है। तो आप प्रिपरेशन करो तब ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिटेल में क्या, किस थ्योरी के अंदर क्या बात बोली गई है, वो चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ क्या होता है, कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये करनी है आपको, ठीक है। फिर है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब जो पॉलिसी चल रही है इंडिया की फॉरेन ट्रेड, उसके अंदर क्या क्या स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड, या क्या क्या जो भी मेन जो चीज़ें हैं वो करनी है। ज़्यादा डिटेल में वैसे बहुत बड़ी होती है ये, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो करनी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में ही है, काफ़ी वाइड सिलेबस है इंटरनेशनल बिजनेस का, लेकिन क्वेश्चंस भी से काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं FDI क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स FDI के, ठीक है। इनकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है FDI FPI की, ये पता होनी चाहिए। फिर कॉस्ट बेनिफिट्स ये हो गए, होम और होस्ट कंट्री को क्या क्या मिलते हैं। ट्रेंड्स क्या FDI के, अब इसके अंदर हमें करंट नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर FDI में सबसे ज़्यादा मतलब FDI किस कंट्री से आती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रैंक मतलब जो टॉप की जो 4 to 5 कंट्रीज हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया की FDI पॉलिसी क्या है, अब इसके अंदर की, अब जैसे डिफरेंट सेक्टर होते हैं उनके अंदर FDI कितनी % अलाउ है, गवर्नमेंट रूट से कितनी अलाउ है, ठीक है, विदाउट परमिशन की कितनी अलाउ है, ये जो परसेंटेज फॉर्म में होती है वो कि भाई 100% या 40% अलाउड है इस सेक्टर में, या डिफरेंट सेक्टर की, वो आपको सब पता होनी चाहिए क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कंपोनेंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या डेफिसिट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। देन है फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर ये रीजनल इकोनॉमिक की आपस में कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये है सार्क वगैरह, नाफ्ता, आसियान, ये चीज़ें ये तो पता होने चाहिए इनसे रिलेटेड डिटेल। तो इनकी करंट में क्या कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हुई है वो, या करंट में इनके किसी के साथ एग्रीमेंट, या इंडिया के साथ बेसिकली अगर कुछ हुआ है तो उनका इन डिटेल में आपको मतलब डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं और हर एक लेवल के पे अभी जो रियल में जो इंटीग्रेशन बने हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के, वो पता होने चाहिए क्योंकि लेवल वाइज पूछे जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये 3 मेंशन है इसके अंदर, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड, ये तो तीनों पता ही होने चाहिए इन डिटेल, इनकी सारी डिटेल आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट सब पता होना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो भी बड़े बैंक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इसके अंदर मेंशन नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। देन है फिर WTO के बारे में, उरुग्वे राउंड हुआ था उसके बारे में, और जो भी उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुए थे लगभग 14 to 15 एग्रीमेंट, वो सारे आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ ये 3 एग्रीमेंट मेंशन है, गैट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स, आपको वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस है आपके इंटरनेशनल बिजनेस का, इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से, ठीक है। इनसे जो पैसेज है वो भी काफ़ी बार पूछा गया है इंटरनेशनल बिजनेस से, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर हाईएस्ट, कि कौन से मोड में जो रिस्क है या प्रॉफिट है वो हाई होता है। ठीक है, अब ये देखो मोड्स ऑफ एंट्री मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस के टाइप्स बताए थे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा जो मोड है उसके अंदर रिस्क और प्रॉफिट हाई होता है। ये आपको अगर आता है तो सही है, नहीं आता मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो लगाना पड़ेगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से स्किप कर देना। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी से रिलेटेड इंटरनेशनल बिजनेस की। हैकर ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब देखो मैंने बताया था ना, पहले क्या होता था कि थ्योरी में जस्ट ये पूछ लेते थे कि थ्योरी को किसने दिया है। अब जो एग्जामिनर है वो उसके अंदर की डिटेल्स पूछने लग गए हैं। ठीक है, ये अभी जो जून 2022 वाला पेपर है उससे लिया है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के क्या आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो। इनमें आपको कोई भी 2 या 3 चीज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब ये 2 या 3, अब जरूरी नहीं है कि आप जो भी इसके अंदर 3 आंसर आए वो आपको पता ही हो, लेकिन 1-2 तो पता होगा। ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप 1-2 का तो मतलब गैस कर ही सकते हो। तो उसके हिसाब से आपने जो भी, अब मान लो आपने ये लगता है कि बी तो 100% आएगा, तो वो जिस भी ऑप्शन के अंदर बी नहीं है, अब जैसे इस ऑप्शन के अंदर बी नहीं है तो इसको डिस्कार्ड करो, फिर बच गया ऐसे 3 ऑप्शन। तो आपको ऐसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को। ठीक है, और लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया कि हाँ ये श्योर है, ये मतलब कोई भी एक ऑप्शन ये मिल गया कि हाँ ये श्योर है, ये आएगा ही आएगा इसके अंदर, और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर वो चीज़ मेंशन है, तो आप बाकी चीज़ें चेक ही नहीं करनी, जल्दी से उस पर टिक करके आगे कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, क्योंकि अब आप जरूरी नहीं है, अब एक 100% श्योर है ना आपको कि हाँ ये आएगा और फिर वो मैच कर रहा है और बाकी सब में नहीं है, वो बाकी ऑप्शंस में नहीं है, तो जल्दी से स्किप कर दे जाना है अगले क्वेश्चन पे, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही आप टाइम सेव कर सकते हो एग्जाम में। देन है फिर नेक्स्ट यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा वाइड यूनिट है, इसके अंदर सारी चीज़ें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इंक्लूड होती हैं। अब अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। ये आपने 11th में पढ़े हुए हैं जो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप 11th की बुक से भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप के बारे में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप, इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, और इनसे वो भी आते हैं, अब इनमें जो रेशो चेंज होते हैं ना, अब नया पार्टनर आया तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होएगा, तो उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप से। ठीक है, फिर एक आते हैं गुडविल से रिलेटेड, गुडविल के डिफरेंट मेथड है, गुडविल कैसे निकाली जाती है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, जो ड्राइंग करते हैं एक पार्टनर, तो उस ड्राइंग के डिफरेंट मेथड्स, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। मेन तो अकाउंट से इन टॉपिक से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आसान आते हैं कि भाई हाँ पहले इनका 3-4 का रेशो था, नया पार्टनर आया, फिर इनका रेशो 1 या 2 हो गया, फिर इनमें कितना गेनिंग रेशो हुआ या कितना सैक्रिफाइसिंग हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्या इशू फॉरफीचर, इसमें फॉरफीचर से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। फॉरफीचर जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं फॉरफीचर से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरफीचर वाला, अच्छे से करना है। या फिर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगुलेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फिर होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये इसके अंदर अमंगुलेशन, रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये होल्डिंग कंपनी से के मतलब इन डिटेल इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट फॉर्म होते हैं होल्डिंग कंपनी वाले केस में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, इससे ही 2 बार प्रैक्टिकल 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिफरेंट ये कॉस्टिंग के टाइप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल इन डिटेल पता होना चाहिए बजट का, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, ये ABC मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर काफ़ी जो है वो इन्वेंट्री को हैंडल करने के मेथड्स होते हैं डिफरेंट, इसके अंदर सिर्फ ये 2-3 ही मेंशन है, आपको सारे करने हैं। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की आपकी जो बुक हुई है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग काफ़ी मेथड्स हैं,
इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के, ठीक है। तो वो सारे आपको करने हैं, इसके अंदर सिर्फ 2-3 ही मेंशन है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सबसे आते हैं, ठीक है। तो ये सारे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, केंजियन कॉस्टिंग, जीआईटी सिस्टम क्या होता है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये तो हुई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होते हैं अलग अलग, ये रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। रेशो वाले से पक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये अलग अलग रेशो होते हैं ना, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, ये आपको रेशो का फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए, साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। देन है फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, वो मेथड से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके मेथड्स जरूर करने हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, ठीक है, कि कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं। देन है फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, बस जस्ट मीनिंग पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फिर IFS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS, इनसे एक क्वेश्चन तो पक्का 100% श्योर आता है। इसमें या तो डायरेक्ट, पहले तो क्या होता था कि डायरेक्ट पूछ लेते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे 21 है ये किससे रिलेटेड है, लेकिन अब क्या है, कभी कभी इसके अंदर की चीज़ भी पूछ लेता है डिटेल में कि AS 21 के अंदर मतलब ये चीज़ क्या, इस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अब, ठीक है। तो आपको डिटेल में करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन है फिर ऑडिटिंग से कभी कभी तो क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं, जैसे आप हम एवरेज मान के चलते हैं कि 10 नंबर का आएगा इस पूरी यूनिट से, कई बार तो 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑडिटिंग से, कभी कभी 1-2 ही आता है, ठीक है। तो हम छोड़ नहीं सकते ऑडिटिंग को, ये भी जरूरी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो है ये वेरिफिकेशन और वॉचिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑडिटिंग से। बाकी आपको पता होना चाहिए ऑडिटिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, एड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ये चीज़ों का मतलब तो पता होना चाहिए, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन फिर रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ऑडिटिंग में, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, इनके मतलब पता होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस कब किसी भी उससे बन सकता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, एनर्जी ऑडिट क्या होती है, इन्वायरमेंट ऑडिट क्या होती है, सिस्टम ऑडिट क्या होती है, सेफ्टी ऑडिट क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं अभी रिसेंट में जो ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग के, ठीक है। तो ये तो सिलेबस अकाउंटिंग का काफ़ी वाइड सिलेबस है, बट क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं कभी कभी, मतलब अब देख लो आप 2-3 साल से लगातार 5 नंबर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो इसी से आ रहा है, अकाउंटिंग वाली से यूनिट से ही आ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जरूर करना, प्रैक्टिस आप। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वुड नॉर्मली क्वालिफाई एज एडजस्टिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू AS4। अब देखो मैंने बताया था ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले तो डायरेक्ट पूछते थे, अब उसके अंदर की चीज़ भी पूछ लेते, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि जो AS4 है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट डेट खत्म होने के बाद भी कौन सा इवेंट है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपको डिटेल में पता होना चाहिए AS4 के अंदर क्या चीज़ मेंशन है, सिर्फ ये नहीं कि AS4 किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या बात बोली गई है। जब आप ये चीज़ पढ़ो बैलेंस शीट से रिलेटेड, तब उसके अंदर आपको ये चीज़ें भी कवर करनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो अच्छे से, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही ऐसी चीज़ें पूछ ली हैं, तो नेक्स्ट तो और भी ज़्यादा मतलब टफ ही करने की कोशिश करता है जो एग्जामिनर क्वेश्चन, या और भी थोड़ा डीप में ही जाने की कोशिश करता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेट प्रॉफिट है, ये पार्टनरशिप वाले से पूछा गया कि जो नेट प्रॉफिट है ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 80,000, 1 लाख, 120, 125, 2 लाख। अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया पार्टनरशिप वाले से, उससे टॉपिक से। इसमें क्या पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल की जो वैल्यू है वो निकालनी है एन्युटी मेथड से, ठीक है। तो अब देख लो आप गुडविल वाले से, मैंने बताया था ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गुडविल से, ड्राइंग से, या फिर पार्टनरशिप रेशोज से, ठीक है। तो अब गुडविल से देखो कितना मतलब कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको एन्युटी मेथड से निकालनी है, और आपको एन्युटी की जो वैल्यू है वो भी दी हुई है ₹1 की फॉर 5 ईयर्स एट 10% रेट, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर होना है, मतलब कि आपकी जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की स्पीड है उसको भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तो जरूर आपको लग सकती है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है। ये मतलब टफ से टफ क्वेश्चंस लिया है मैंने, इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है इतना, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचना कि इतने टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये मैंने थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको एक बार समझ आए कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब 20 to 30% तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कुछ 20 to 30% जो है वो ऐसे टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मतलब ये इतना टफ तो नहीं कहा जाएगा, अगर आपको गुडविल का मतलब फॉर्मूला वगैरह पता है कि कैसे निकालते हैं गुडविल, तो इतना टफ तो नहीं है, ठीक है। फिर बाकी जो 50% है कुछ समथिंग, वो एवरेज होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है, इन डीप में पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्कोप पता हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस फर्म्स के, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिक्स ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो किसने क्या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसका थोड़ा इन डिटेल भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इसने ये ऑब्जेक्टिव दिया, उसने उस ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या डिटेल दिया है वो भी पता हो, ठीक है। देन है फिर डिमांड एनालिसिस, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट, रिलेशनशिप AR और MR का, AR और MR का रिलेशनशिप, अलग अलग मार्केट्स का, डिफरेंट मार्केट्स होती हैं उनके अलग अलग AR और MR का क्या रिलेशन है, ठीक है। डिमांड वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फिर है कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, IC कर्व इंपॉर्टेंट है। इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं अजम्पशन से। सिर्फ इकोनॉमिक्स जो यूनिट है इससे नहीं, फाइनेंस से भी और भी बहुत सारी यूनिट है। अजम्पशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप जब भी इनको करो टॉपिक्स को, तो उनके अजम्पशंस हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अजम्पशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैट में भी अजम्पशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पता होना चाहिए ये आपको अच्छे से। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, करने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। फिर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में कॉस्ट, डिफरेंट शेप के जो कर्व होते हैं वो पता होने चाहिए क्यों होते हैं। फिर उनसे रिलेटेड इनमें भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं, उनसे ही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ये मार्केट्स के टाइप्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में इन्हीं से पूछे जाते हैं, मार्केट से ही। इन मार्केट की अलग अलग मतलब कर्व पूछ लेंगे, इनकी इलास्टिसिटी, इनकी प्राइस से रिलेटेड कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, ये चीज़ें। फिर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में जो मॉडल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन फिर मोनोपोली, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस सिचुएशन में ये प्राइस को मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछी गई है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग, ये सिर्फ 3 ही स्ट्रेटेजी दी हुई है इसके अंदर, लेकिन 12 to 13 इससे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजी है प्राइसिंग की, आपको वो सारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस इन सिर्फ 3 से नहीं आता, इन 3 से तो अब डायरेक्ट नहीं आता, इनके तो बिल्कुल डीप में आता है क्वेश्चंस इनसे, ठीक है। तो आपको ये तो करनी है, ये तो बहुत अच्छे से करनी है, वो भी करनी है आपको जो बाकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटीज मेजर डिग्री ऑफ मोनोपोली इन एन इंडस्ट्री। अब देखो मॉडल्स सिलेबस में किसके मेंशन है, ये देखो आपने सिलेबस देखा था कि जो है ओलिगोपोली, इसके प्राइस लीडरशिप, इसके मॉडल्स, मोनोपोली से रिलेटेड कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली गई थी, लेकिन इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सी जो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ हैं वो मेजर करती है डिग्री, किस किस इंडस्ट्री के अंदर कितनी मोनोपोली है, ये चीज़ को मेजर करने की। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े नहीं है, फिर भी इनको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो आपने ओलिगोपोली सिलेबस में मेंशन था, वो चीज़ तो कम से कम पढ़ी होगी, तो इसके अंदर से आप ये चीज़ एक बार देख सकते हो कि इसमें कौन सा मॉडल ओलिगोपोली से रिलेटेड है, फिर उसको सेलेक्ट करके देन, क्योंकि अब आपने ये सिलेबस किया हुआ नहीं है, तो अब मैं इस क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करा रही, जस्ट बता रही हूँ कि आपको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रही, जस्ट वे बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब मैंने जैसे ये चीज़ पहले भी बताई थी कि कोई भी एक चीज़ को आपको 100% श्योरिटी होगी कि ये चीज़ नहीं आएगी, और किसी एक चीज़ की आपको पर्टिकुलर श्योरिटी होगी कि ये आएगी, तो उसका यूज करके आपको जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको निकालना है, फिर आपकी जो आंसर जो भी आप दे रहे हो उसकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपने फुल सिलेबस किया हुआ है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि 20 to 30% क्वेश्चन जो वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ठीक है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते। एग्जामिनर क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के दे देता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता बनाता, उसको इनडायरेक्टली दे देता है, ताकि आपकी मतलब ऑल ओवर नॉलेज चेक की जा सके एग्जाम के अंदर। तो आपको उस अपनी जो सारी नॉलेज है उसको यूज करके उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है।
सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो सिलेबस की नॉलेज है वही काम आएगी, और भी ट्रिक कि किस कैसे ट्रिक लगा के आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, कैसे टाइम सेव करते हो, ऐसी चीज़ें यूज करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शेप रिवेन्यू करो की अलग अलग फर्म्स की, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर दे दिया कि मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन, परफेक्ट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इनके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनेंगे। अब आपको सबका नहीं पता, ये पता होता है कि डिमांड करो रेयर होता, मतलब ये अलग होता है, रेयर क्या अलग होता है, ये ओलिगोपोली का ही होता है। तो थर्ड ये लगभग हर बच्चे को अगर उन्होंने ओलिगोपोली से रिलेटेड थोड़ी सी भी चीज़ें पढ़ी है तो उनका पता होता है कि किंग जो है ओलिगोपोली का होता है। तो थर्ड ए से मैच किया, तो ए थर्ड, दो ऑप्शन बचे ना, दो ऑप्शन, ये इनको एलिमिनेट करो। अब फिर भी आपकी प्रोबेबिलिटी 50% इंक्रीज होगी, 50% रहेगी क्वेश्चंस को ठीक होने की। ऐसे या अगर आपको एक दो का और पता है तो ये चीज़ यूज करके क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो, और इससे टाइम भी जो आपका है वो सेव होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को मिला के फिर उसको चेक करना उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपकी टाइम सेविंग भी होती है इस तरीके से क्वेश्चंस करने की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चंस भी ले रखा है मैंने। देखो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर आपकी ऑल ओवर नॉलेज चेक करता है, और सिर्फ एक क्वेश्चन से एग्जामिनर आपकी मतलब एक चीज़ को वो बिल्कुल आपको डिटेल में पता है या नहीं पता वो चीज़ चेक करने की कोशिश करता है, या दो तीन चीज़ें भी एक क्वेश्चन से दो तीन चीज़ों की नॉलेज भी आपकी चेक कर सकता है एक क्वेश्चन से, असर्शन रीजनिंग वाले से। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो एवरी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन लॉन्ग रन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। अब आपको पता है कि परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट करती है, सुपर नॉर्मल करती है। अगर पता है तो सही है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ कि ये नॉर्मल ही अर्न करती है, आपको लगा कि असेंशन जो है वो ठीक है, फिर आपको ये कैसे पढ़ना है, इसको बिकॉज लगा के पढ़ना है। फिर आपको स्टार्टिंग से यही पढ़ना है कि एवरी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन लॉन्ग रन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, फिर इसको बीच में बिकॉज लगा के, बिकॉज क्योंकि हम रीजन जाना चाहते हैं, फिर बिकॉज लगा के इसको पढ़ो कि मार्केट प्राइस गेट्स फुल्ली एडजस्टेड ड्यू टू चेंजेस इन द डिमांड एंड द सप्लाई कंडीशन एंड द रिजल्टेंट फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सो एज ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट परसिस्ट। तो अगर आप बिकॉज लगा के और कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये रीजन है, ये नहीं है कि जस्ट इसको अलग पढ़ लिया इसको अलग पढ़ लिया, जी नहीं। तो आप ऐसे एक रीजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और फिर अगर आप असर्शन पढ़ो आपको लगे कि असर्शन गलत है, फिर तो आपको रीजन तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ ही गलत है तो फिर इसका रीजन ये कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट ही गलत है तो उसका रीजन क्या होगा कुछ। तो अगर ये पॉइंट आपको पता चल जाए हाँ कि ये तो है ही गलत, फिर आपको रीजन ढूंढने की जरूरत है, फिर आपको बस जस्ट इसको पढ़ना है कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करने होते हैं क्वेश्चंस इनको। अगर और फिर अब ये चीज़ भी कैसे होगी, अब जस्ट ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी क्वेश्चन, आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे ना सेशन रीजनिंग वालों की, उतनी ज़्यादा आपकी ये क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। एक नेक्स्ट बात है आपकी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है कंसेप्ट की वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, रियल में किसी चीज़ का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ कैसे आप मतलब अच्छे से कंसेप्ट कब क्लियर होंगे, आपके एग्जाम्पल्स का यूज़ किया करो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ो उसके से रिलेटेड अगर मतलब कुछ है ऐसी जिसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल्स होते हैं तो एग्जाम्पल्स को पढ़ने की कोशिश किया करो, तब वो चीज़ है वो और बेटर तरीके से आपको समझ आएगी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, सिलेबस इतना वाइड नहीं है और हाँ इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, स्कोप और सोर्सेज क्या है फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और अलग अलग तरीके से डिफरेंट सोर्सेज। फिर लीज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है, लीज फाइनेंसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज पता होने चाहिए डिफरेंट। अब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ में टाइप्स काफ़ी सारी टाइप्स की लीज होती है। ठीक है, लेकिन मेन टाइप्स आपको करने हैं जरूर। ठीक है, उसमें भी 5 या 6 टाइप्स आ जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंस से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अलग अलग सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उन सारे सोर्सेज की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से। देन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज इन डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर लिख रखा है, बहुत वाइड टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर खुद में भी। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इससे रिलेटेड प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। कन्वेंशनल और साइंटिफिक टेक्निक क्या है कैपिटल बजटिंग एनालिसिस की।
साइंटिफिक टेक्निक, पहले कन्वेंशनल से क्वेश्चंस आते थे, अब साइंटिफिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, धीरे धीरे जो कंपटीशन जैसे बढ़ता है एग्जाम का लेवल भी इंक्रीज करता है, तो ज़्यादा डीप में जाके जो है वो चीज़ें आने लगी हैं, तो आपको भी अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। देन है फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज, पॉलिसीज, मॉडल्स हैं इसके अंदर अलग अलग डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, वो होने चाहिए कवर। रिस्क रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अंदर फिर ये आ गया इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो इससे आते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इससे भी 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर मत करना। ये वैसे अगर आपने फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा हार्ड लगेगा ये टॉपिक, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, करना है इसको भी, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, ये हैजिंग टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन है फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, उसके इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसी, GDR ADR क्या होते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस अभी इसके ऊपर हमने वो मैराथन भी बना रखा है, कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ये देखो टाइप्स ऑफ लीज दे दिए और डिस्क्रिप्शन दे दिया, इन्होंने लीज के कौन कौन से टाइप दिए, लिवरेज्ड, डायरेक्ट, वैट लीज, अपडेट लीज। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपने लीज के इतने सारे टाइप की हो कि वैट अपडेट लीज क्या होती है, लेकिन जो मेन डायरेक्ट लीज क्या होती है ये तो पता ही होता है। लिवरेज लीज भी इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स में आता है लिवरेज लीज, तो ये भी पता होगा। तो अब इन दो का ही पता है मान लो आपको एग्जाम में, तो इनसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि अब ये मैच द फॉलोइंग वाला है ना, तो मैच द फॉलोइंग में आपको टेक्निक्स का यूज करना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये बोल रखा है कि इन्वॉल्व लेजर लेजी फाइनेंसर, आपको पता है लिवरेज जो लीज होता है उसके अंदर 3 पार्टीज इंक्लूड होती है, फाइनेंसर इंक्लूड होता है, तो आपको एक बार पढ़ते ही डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ ए के अंदर जो है वो 4th ऑप्शन आएगा, जल्दी से चेकआउट करना है, ए के अंदर 1 है, ए के अंदर डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड मतलब टाइम सेव करना है, तो आपको सिर्फ ये बचे, फिर इनसे देख लेना है कि मतलब फिर इनसे अगर ऑप्शंस की हेल्प मिल रही है कि हाँ भाई ऑप्शन में अगर ऐसा मिलता है कि 2-3 में इनमें सेम ही है और इन एक में डिफरेंट, तो उसके हिसाब से सिर्फ वही चीज़ें चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको फिर डायरेक्ट लीज का चेकआउट करना है, ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, NPV मेथड पे है ये, देखो रीअरेंज करो स्टेप्स इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने के NPV मेथड के। अब आपको ये पता है NPV मेथड का फॉर्मूले वगैरह पता है, लेकिन ये आपको नहीं पता स्टेप्स का, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब इन्होंने आपको कुछ चीज़ें, मैंने क्या बताया था कि हमें ये कोई भी स्टेज दी हुई होती है तो हमें ये पता होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा और लास्ट पॉइंट क्या आएगा, या हम कुछ चीज़ों में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये काम जो है वो तो इसके बाद ही होएगा, ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन चीज़ों का यूज करना। अब ये देखो NPV मेथड में इसके अंदर स्टेप पढ़ो, पहले कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, आइडेंटिफाई करना है अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लोज, रैंक द प्रोजेक्ट एज पर NPV, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके अंदर अब आप देखो कि इन्होंने बोला कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू और रैंक द प्रोजेक्ट एज पर NPV। अब पहले NPV कैलकुलेट करेंगे हम, ये उन्होंने बोला है कि कंप्यूट NPV और रैंक करो प्रोजेक्ट को एज पर NPV, यानी कि यहाँ पर तो NPV कैलकुलेट होगी, पहले कंप्यूट करेगी फिर ही रैंक करेंगे। NPV के बेसिस पे रैंक कर रहे हैं तो पहले NPV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से जो D पॉइंट है उससे पहले आएगा E पॉइंट, तो जिस भी ऑप्शन के अंदर DE से पहले दे रखा है, DE से पहले दे रखा है उसको डिस्कार्ड करो, ठीक है। अब D यहाँ पे पहले दे रखा है, इसे इसको डिस्कार्ड करो, 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फोरकास्ट कैश फ्लो को फोरकास्ट करो। कैश फ्लो को फोरकास्ट पहले करेंगे या उनकी प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालेंगे, पहले तो कैश फ्लो क्या है वही जानेंगे फिर ही उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे। तो ऐसे आपको पता चल गया कि जो C ऑप्शन है वो A से पहले आएगा। ये जल्दी जल्दी करना है आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन की तो आपको खुद ऐसे अपने आप ऐसी ट्रिक्स बनने लगेंगी, ठीक है। तो अब ऐसे करना आपको, हाँ पता चल गया कि जो C काम है वो पहले होगा A से, तो ऐसे ये चीज़ देख लो कि जो C काम है वो A से पहले होगा, तो जहाँ पर भी A के बाद C है उसको डिस्कार्ड करो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और कैसे यूज़ करनी है ये आप अपने खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से जान जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है काफ़ी सारे क्वेश्चंस की। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स। अब इसके अंदर दो पोर्शन है, एक में
स्टैट और एक में रिसर्च पार्ट है। जो स्टैट पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं है कि आप फिर रिसर्च को इग्नोर कर दो, रिसर्च से भी आते हैं लेकिन ज़्यादा जो है वो स्टैट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिलेबस भी स्टैट का ज़्यादा है। स्टैट के अंदर क्या क्या है, सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, मेजर डिस्पर्जन क्या होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। स्क्यूनेस क्या होता है, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए सबके, किसने क्या कौन सा मेथड्स दिया, कोरिलेशन रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर सिर्फ 3 मेंशन है डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। लेकिन आपको और भी जितने सारे भी मतलब जो मेन और भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो सब करने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो इन तीनों से ही क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर्स में मैंने देखा है कि अलग अलग यूनी मॉडल ऐसे कुछ नाम से भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो भी कवर करने हैं। देन अब बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च में रिसर्च क्या है, उसके कंसेप्ट, टाइप्स, रिसर्च डिजाइंस, डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशंस। देन फिर सैम्पलिंग एंड उसको एस्टिमेशन। सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर जो है वो इंपॉर्टेंट है, और सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अच्छे से आने चाहिए आपको। इनमें एग्जांपल्स देख के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, सेंटर लिमिट थ्योरम क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर और स्टैटिकल एस्टिमेशंस। सैम्पलिंग जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन तो मेथड्स और मेथड्स इंपॉर्टेंट है, और ये जो एरर होती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, मैन विटनी टेस्ट, क्रूसल वॉलिस टेस्ट। ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, उनका डिफरेंस, फिर ये अलग अलग होते हैं, कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होता है, और इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हर टेस्ट के अंदर। यहाँ पे कुछ जो टेस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी टेस्ट होते हैं, आपको सारे कवर करने हैं। ठीक है, मतलब सारे मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बेसिस पे आपको सारे कवर करने हैं। ठीक है, वैसे सारे करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इसमें मेंशन है, उसके हिसाब से जो टोटली ऑल ओवर है वो आपको सारे करने हैं। देन फिर रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं रिपोर्ट में। फिर इसके अंदर ये जो है रिसर्च वाला पोर्शन है, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी है। ठीक है, तो ये यहाँ वाला सिलेबस जो है वो ज़्यादा है, तो आप यहाँ वाला कर लोगे तो फिर फर्स्ट पेपर वाला तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। इससे देखो टेस्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये अलग अलग टाइप्स के टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हैं, इनसे रिलेटेड फिर चीज़ें पूछ ली डायरेक्ट कि पैरामेट्रिक टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन लार्ज सैंपल्स। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन दे दिया इनका, इनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिर वैलिडिटी। हाँ, अब देखो वैलिडिटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें मेंशन नहीं थी इसमें रिसर्च वाले टॉपिक में, लेकिन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जो लास्ट पेपर हुआ था 2021 वाला, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस आया था वैलिडिटी से। तो अब वैलिडिटी में पहले तो क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती हैं, जैसे कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट क्राइटेरिया। पहले तो इनका मीनिंग पूछते थे कि क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्ट क्या होती है, लेकिन अब एग्जांपल दे के पूछते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि ए टाइप ऑफ वैलिडिटी बेस्ड ऑन शोइंग दैट स्कोर्स ऑन द बेस्ट आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस इज। तो अब देखो कि कौन सी वैलिडिटी होएगी इसके अंदर, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि इस सिचुएशन के अंदर कौन सी वैलिडिटी होएगी। ठीक है, ये कौन सी वैलिडिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जब भी आप इनका मीनिंग करो, जब भी आप इनके बारे में पढ़ो, तो साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर बात करते हैं, अब देखो मैंने बताया था कि पहले क्या होता था कि फॉर्मूलों के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते थे स्टैट में। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने लगे। इन्होंने पूछा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन दे दिया, क्यू दे दिया, और मीन और वेरिएंस पूछा है क्या होगा। तो अब पहले तो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले ही पूछते थे, अब इन्होंने पूछ लिया कि मीन और वेरिएंस जो वो निकाल के बताओ इनमें से। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल जब आप ये करो, अलग अलग टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस थे, तो आपको इनके में जो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको कैलकुलेट कर करके देखना है, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करके देखने हैं आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं इनसे। नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस यूनिट में भी सिलेबस वाइड है, क्योंकि इसमें 2-3 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। एक तो मैनेजमेंट ही हो गया, एक HRM, फिर इसमें OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इंक्लूड है। ठीक है, 3 टॉपिक्स मेन, वैसे तो मैनेजमेंट के ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर मैं बताऊं HRM जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिर मैनेजमेंट है, उसमें जो थ्योरीज हैं लीडरशिप की और मोटिवेशन की, वो इंपॉर्टेंट है।
लेकिन आप थ्योरीज करोगे तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, तो आपको बिल्कुल सारी नहीं करनी, लेकिन फिर भी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मतलब जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो उतनी उसके हिसाब से। लेकिन थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत थ्योरीज हैं लीडरशिप की और मोटिवेशन की, तो आपको अच्छे से करनी है। लीडरशिप और मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अंदर सिलेबस देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल्स और फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर ये देखो मोटिवेशन और लीडरशिप, इनकी कंसेप्ट और थ्योरीज, ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अलग अलग जो है एक्सपर्ट्स ने थ्योरीज दे रखी है, पता होनी चाहिए, नेम पता होना चाहिए कि। देन फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट फिर अब आता है एचआरएम। एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंसेप्ट, रोल, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंप्लीट एचआरएम है इसके अंदर, सक्सेशन प्लानिंग। लेकिन क्वेश्चंस भी एचआरएम से अच्छे आते हैं, ठीक है। सिलेबस अब कंप्लीट दे रखा है, तो क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी अच्छे पूछे जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की टेक्निक्स। अब इसके और इसमें इंक्लूड है कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स, फ्रिज बेनिफिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है आपको। देन फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये चीज़ें करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर यही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स हैं वो, एंड ये जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो है ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इनसे प्रोसेस पूछ लेते हैं काफ़ी बार, ठीक है। ट्रेनिंग के मेथड्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, मतलब इनके मेथड्स हैं या प्रोसेस है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर एचआरएम के अंदर, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर है पर्सनैलिटी, ये आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी कुछ जो एक तरह से मतलब पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कंसेप्ट, या फिर इनके अंदर भी कुछ थ्योरीज वगैरह होती हैं, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। जैसे पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की काफ़ी थ्योरीज हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। देन है फिर इसके अंदर परसेप्शंस क्या होती है, एटीट्यूड, इमोशंस क्या होते हैं, इनके आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक, पावर और पॉलिटिक्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन, इनको कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशंस को मतलब कम करने की कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं वो पता होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कम करने की स्ट्रेस मैनेजमेंट को क्या टूल्स टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए। कैसे फॉर्म होता है स्ट्रेस, क्या इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चेंज के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं, वो पता होने चाहिए आपको। इसकी प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं प्रोसेस से। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं इनसे क्वेश्चंस। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था, इनमें नोट वर्ड मतलब ध्यान से पढ़ना है ये, क्योंकि इनमें ये नोट वाली चीज़ है ना। अब इनको हम जब इनके ये ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना, तब हम ये नोट वाली चीज़ भूल ना जाएं, मतलब इसको इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब इस क्वेश्चंस के लिए आप एक अपनी मतलब ये क्वेश्चंस पढ़ते ही एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बना ले अपने माइंड में। अब इसने पूछा है कि नोट एन एडवांटेज इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो आपने सोच लेना कि प्रोडक्ट के बेस पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसकी नोट एन एडवांटेज पूछा है, यानी कि उसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की डिसएडवांटेज क्या होगी, और फिर इनको रीड आउट करना है, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। एंड फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स तो यूज करनी है, जो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग, कि कौन सी। अब ये देखो थोड़ी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन सही हैं कि कौन सी, क्योंकि अब सिलेबस में ये चीज़ कहाँ मेंशन थी कि डिसीजन मेकिंग के में क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ये आपको थोड़ी, आपने जो भी मतलब मैनेजमेंट में जो चीज़ें पढ़ी है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, फिर डिफिकल्टीज क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ऑल ओवर आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा है, और आपकी कॉमन सेंस, आपको ओवरऑल क्या नॉलेज है मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो चीज़ें भी, ठीक है। अब तो इसमें क्या कि क्या डिफिकल्टी जाएंगी जब आप डिसीजन लेंगे, तो इनमें भी आपको वही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, सेम उस वे में जब मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब देखो ये मैंने बताया था ना, चेंज वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनमें ये पूछता है प्रोसेस या स्टेजेज पूछता है। अब ये जो चेंज की प्रोसेस है ना, इनके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मॉडल दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है।
तो आपको क्या करना है, अब अलग अलग के तो याद नहीं रख सकते, तो आपको इसका मतलब अच्छे से समझ लेना है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज आता है। तो प्रोसेस आप अपने आप फॉर्म कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पता हो, जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर हो, तो उसकी क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, ठीक है। या जब अब इसमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो उनके बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पहले ये काम होगा जब हमें मीनिंग क्लियर हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो आपको यही इसीलिए बोला जाता है कि कंसेप्ट जो है वो आपके अच्छे से क्लियर करो, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। वैसे अब जैसे वो था कि मैंने बताया कि मोटिवेशन और लीडरशिप है, उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। आपको मोटिवेशन का अच्छे से मीनिंग पता हो, लीडरशिप का अच्छे से मीनिंग पता हो, तो काफ़ी सारी थ्योरीज में कि कोई भी जो मतलब कोई भी एक्सपर्ट है उसने कोई बात बोल ली है, तो वो कुछ अलग तो नहीं, मतलब कुछ जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है उस चीज़ का, उससे कुछ अलग तो चीज़ नहीं बना देगा, ठीक है। उससे रिलेटेड सी या जो पहले बना रखे है उसमें थोड़े से चेंजेस कर देगा। तो अगर हमें उस कंसेप्ट का आइडिया होगा, तो हम उसके बेसिस पे उसको मतलब एक अंदाज़ा सा लगा लेंगे कि इसने ये चीज़ या ये प्रोसेस बताई होगी या ये सीक्वेंस बताया होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो क्योंकि अब इतने सारे एक्सपर्ट्स ने क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं, सारी चीज़ें लर्न करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, या एक तरह से एक मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी जी हो क्वेश्चंस को ठीक होने की, वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर यूनिट बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका भी सिलेबस वाइड है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन आसान यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है। कुछ इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर कि भाई हाँ कौन सा बैंक कब बना था, क्या काम है, ये वाली चीज़ें, या किस बैंक का क्या काम है, ये वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है कंसेप्चुअल से। इसमें क्या करना है आपको, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो पूरा कवर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या हैं, कौन से आरबीआई के अंडर हैं, कौन से नहीं है, फिर उनके क्या क्या काम है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक कब बने थे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं कि जैसे कोई भी कमीशन बनता है, फिर उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, तो किस कमीशन के कौन सा कमीशन आया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन पे, ठीक है। फिर फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं इनका पता होना चाहिए, और इनमें जो मेन बैंक हैं अभी करंट में, जो मेन बैंक है उनका पता होना चाहिए। फिर है रिजर्व बैंक, इन डिटेल पता होना चाहिए, रिजर्व क्या फंक्शन है इसके, क्या रोल है। मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में, अब करंट में क्या मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, क्या रेट है, टूल्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए। देन है फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेसल नॉर्म्स। तीन है ये, 3 पार्ट्स में, अभी 3 फेजेज में आए हैं, तीनों का पता होना चाहिए, तीनों में क्या क्या चीज़ें आई सारी पता होनी चाहिए। फिर इंडिया में कब क्या इंप्लीमेंट हुआ उनमें से, या क्या हो रहा है वो इन डिटेल। रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए क्या होता है, एनपीए से रिलेटेड जितनी भी, मतलब उनको मैनेजमेंट करने से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो सारी पता होनी चाहिए। सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि कब कौन सी स्कीम आई थी, ठीक है। जो 2020 वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन कि एनपीए मैनेजमेंट की डिफरेंट नाम दे दिए कि इसको मैनेजमेंट करने की ये स्कीम्स आई, लेके आई है गवर्नमेंट, उनको सीक्वेंस में अरेंज करो। फिर है नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या, कैपिटल मार्केट क्या है, इन डिटेल इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या है। देन फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, कब फॉर्म हुए, क्या उनका काम है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज का क्या काम होता है, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, कब म्यूचुअल फंड्स कब आए, सारी डिटेल क्या काम होता है इनका, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो डीप में पूछे जाने लगे हैं, तो इनका डिटेल में यहाँ पे कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम मेंशन है, आपको इन डिटेल करने हैं सारे। देन है फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे अब आरबीआई तो हो ही गया, नाबार्ड है जो एग्रीकल्चर वालों को करता है, सेबी, ठीक है, जो एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड काम है वो संभालता है। तो जो रेगुलेटर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के इंडिया के अंदर उनका पता होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं। देन है फिर डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है। अब जो डिजिटल पेमेंट करंट में कितना चल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, कब ये पेमेंट बैंक जो है वो कब स्टार्ट हुए, ठीक है, पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं इनसे, कब आया ये। फिर इसके अंदर इंश्योरेंस का भी अच्छा पोर्शन है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मेन है वो यही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इससे कोई रेयरली 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन इग्नोर नहीं करना आपको, इसको भी करना है। इंश्योरेंस क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या है, फिर रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट,
फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी और रिस्क, री इंश्योरेंस क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, इडा इडा के बारे में इसका क्या काम है, कभी ये फॉर्म हुआ, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। व्हाट हैज़ बीन प्राइमरी मोटिव ऑफ सेंट्रल बैंक्स रेजिंग इंटरेस्ट रेट इन रिसेंट टाइम। अब देखो करंट से रिलेट करके पूछ लिया ना क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक है वो जो है उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो रेज क्यों करता है वो चीज़ तो पता होनी चाहिए। लेकिन अब रिसेंट टाइम में पूछ लिया, अब इसके लिए आपको करंट की अवेयरनेस होनी चाहिए, करंट में क्या सिचुएशन चल रही है वो चीज़ें। अब देखो गेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, टाइमिंग इन्फ्लेशन, रेजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर आप थोड़े से भी करंट से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा अब हर मतलब 2 महीने में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी मतलब क्या बोलते हैं इसको कॉन्फ्रेंस होती है, तब इसके अंदर इतना होता है कि इन्फ्लेशन कितना, तो फिर टाइमिंग इन्फ्लेशन अब करंट में। लेकिन वैसे तो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होती है इंटरेस्ट रेट अगर सेंट्रल बैंक रेज करता है तो, लेकिन आपको रिसेंट टाइम की पूछी है। ठीक है, तो आपको करंट की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिलेबस कम है, देखने में भी आसान लगेगी, लेकिन क्वेश्चंस आसान नहीं आते मार्केटिंग से। ठीक है, मार्केटिंग में लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के करोगे ना तो बिल्कुल आसान लगेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। क्योंकि मार्केटिंग में कुछ तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम्पल्स की हेल्प लिया करो। आप मार्केटिंग पढ़ोगे ना तो इसके अंदर जो अब करंट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं क्या, अब जैसे ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर क्या पूछते हैं ये कि जो करंट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूज़ कर रही हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ब्रांड प्रमोशन से रिलेटेड है। वो चीज़ें जो अब कंपनियां जो यूज कर रही हैं उनमें एग्जांपल्स के साथ पूछ लेते हैं, या फिर कुछ उनके ब्रांड में कुछ चेंजेस करके, मतलब एग्जांपल्स में उन कंपनियों के नाम से कुछ चेंजेस करके ऐसे पूछ लेते हैं। तो एग्जांपल्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं इसके अंदर मार्केटिंग में। और क्या है, जो एग्जामिनर है वो मार्केटिंग से थोड़ा है स्ट्रेटेजिक, जो मार्केटिंग है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उस पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स में थोड़ा सा मेंशन है इसके अंदर सब्जेक्ट में कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, लेकिन क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा आने लगे क्योंकि ये थोड़ा डीप में है। ठीक है, डीप में है इसके अंदर। तो मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, मार्केटिंग कंसेप्ट, उसकी अप्रोचेज, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है, किस एक अलग कहाँ से कब कैसे फॉर्म बना ये मार्केटिंग मिक्स वर्ड, कौन कौन से किसने ये वर्ड दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। देन टारगेटिंग और पोजिशनिंग क्या होती है। फिर प्रोडक्ट डिसीजन कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें पहले डायरेक्ट स्टेजेज आ जाती थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, अब क्या उन स्टेजेज में क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाए। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी ग्रोथ मतलब ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन, ऐसे स्टेज होती है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अब इस लाइफ साइकिल स्टेज में क्या पूछते हैं कि इस इंट्रोडक्शन स्टेज पे कंपनी क्या स्ट्रेटेजी यूज करेगी, प्राइसिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करेगी इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे क्या, इस पे मैच्योरिटी स्टेज पे क्या, फिर डिक्लाइन स्टेज पे क्या यूज करनी चाहिए। इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इनमें भी स्टेजेज पूछते हैं। प्राइसिंग डिसीजन, अब वो मैंने उसमें बताई थी ना इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग, वो वही प्राइसिंग डिसीजन। अब इसके अंदर भी प्राइसिंग अलग अलग टाइप्स के जो है प्राइसिंग के मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए, वो इसके अंदर भी है आपके। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब ये फैक्टर्स है ना, इनसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स यूज करके एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आए होने चाहिए कंसेप्ट, तभी आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, थ्योरी के सब्जेक्ट हैं तो इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आ नहीं सकते, तो इसलिए जो थ्योरेटिकल है उनमें एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन है फिर इसके अंदर प्रमोशन डिसीजन, रोल क्या है प्रमोशन का मार्केटिंग में, प्रमोशन मेथड्स, एडवर्टाइजिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स, ये सारी चीज़ें प्रमोशन के अंदर आएंगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन से रिलेटेड चैनल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, चैनल मैनेजमेंट। देन है कंज्यूमर बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइंग प्रोसेस पहले क्या था, डायरेक्ट स्टेप्स पूछ लेते थे। ठीक है,
कि बाइंग प्रोसेस क्या है, मतलब कस्टमर पहले क्या करेगा, फिर मतलब सोचेगा, फिर खरीदेगा। ऐसे ये जो पूरी प्रोसेस होते हैं ना कि एक कस्टमर प्रोडक्ट कैसे खरीदता है, वो पूरी प्रोसेस पहले डायरेक्ट जो स्टेजेज हैं जो बुक्स में मेंशन है वो पूछते थे। अब क्या करते हैं वो एग्जांपल्स के साथ। अब जैसे जो लास्ट जो पेपर हुआ था ना 2021 वाला, उसके अंदर क्या पूछा गया था कि एक एग्जांपल दे दिया कि एक लड़की है अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती है, फिर वो स्टोर में मतलब स्टोर अलग अलग स्टेजेस में बात बोल रखी थी कि वो एक स्टोर के बाहर जाती है, फिर ऐसे सेलेक्ट कर, तो उनको अरेंज करना था। तो आपको जो रियल मीनिंग है इस जो सीक्वेंस है इस प्रोसेस का, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का, वो पता होना चाहिए। तभी आप ऐसे एग्जांपल्स के साथ सोल्व कर सकते हो कि हाँ भाई जो कस्टमर है वो पहले क्या चीज़ डिसाइड करता है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस उसे कहाँ से मिलती है, ठीक है, या पहले अवेयरनेस मिलती है फिर वो कैसे डिसाइड करता है, कैसे एक डिजायर आती है कस्टमर के कि उसने कुछ परचेज करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ये कंसेप्ट करो उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी करो और एक डिटेल में अच्छे से मीनिंग क्लियर करो इन चीज़ों का, तभी आ सकती हैं ये, ठीक है। फिर फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को। अब ये कंज्यूमर बिहेवियर वाली चीज़ें ना बिल्कुल थोड़ा सा मेंशन है इसके बारे में, मतलब छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे अच्छे आते हैं। ऐसे ही ये जो था ना स्ट्रेटेजिक वाला, इनसे स्ट्रेटेजिक वालों से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अब ये थोड़े डीप वाले क्वेश्चंस हैं, डिटेल में जाते हैं ये। और जो रियल एग्जांपल्स हैं जो एग्जामिनर है उसको मिलते हैं, तो वो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछता है। देन फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो सर्विस मार्केटिंग के भी जो ये 4 Ps होते हैं ना, जैसे इसके तो सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें भी ऐसे डिटेल में पढ़ना है आपको सर्विस मार्केटिंग। फिर ये है ट्रेंड्स मार्केटिंग की, कि सोशल मार्केटिंग नए नए कंसेप्ट है, सोशल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट, रूरल मार्केटिंग, CRM, यह इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, ये भी कवर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट करना है। अब क्वेश्चंस देखते हैं मार्केटिंग से कैसे आते हैं। देखो इन्होंने पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को अरेंज करना है एंड अदर प्रैक्टिसेज एज पर लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट विच नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है क्लोज, और उसके लाइफ साइकिल को अरेंज, उसके जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। तो अब ये जो स्टेज थी इनके में अंदर क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, कि पहले ये भाई लार्ज प्राइस कट करेंगे या राइज करेंगे प्राइस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको इन डिटेल करनी है ये लाइफ साइकिल वाला जब टॉपिक करो ना, तो इन डिटेल पता होना चाहिए इसके अंदर आपको कि लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग स्टेजेज पे कंपनी जो है वो क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हैं, हर एक चीज़ से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, सारी स्ट्रेटेजीज। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वुड रिक्वायर इंटेंसिव मॉडिफिकेशन इन इंटरनेशनल एरिया। देखो कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा मॉडिफिकेशन से रिक्वायर्ड है। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट वाला जब चीज़ पढ़ो प्रोडक्ट में, तो आप इंटेंसिव मॉडिफिकेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट में इंटेंसिव मॉडिफिकेशंस कब रिक्वायर होता है। अब देखो इन्होंने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिए, अब आपको इसके अंदर दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। एक तो कि किसी भी प्रोडक्ट में इंटेंसिव मॉडिफिकेशन हम कब करते हैं, ये चीज़ आप जो ये सिलेबस मेंशन है ना इसके अंदर पढ़ोगे कि एक प्रोडक्ट को कब रिक्वायर्ड होता है इंटेंसिव मॉडिफिकेशन, कब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, ये चीज़। और अब इनमें कौन से को रिक्वायर्ड है, ये चीज़ किस में ज़रूरत है, ये चीज़ आपको आपकी करंट नॉलेज के बेसिस पे पता चलेगा। करंट आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड कितनी नॉलेज है उसके बेस पे, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जामिनर है कॉमर्स के बच्चों का ले, तो उसे तो ये चेक करना है ना कि इनको सच में इकोनॉमिक्स या बिजनेस की नॉलेज है या नहीं है। तो आपको इन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या सिचुएशन चल रही है करंट में, ठीक है। तभी आप ऐसे, तो मैंने बोला मार्केटिंग में एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए मार्केट करंट में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन है फिर नेक्स्ट यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स। इसके अंदर सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है। वैसे आपने बहुत पढ़ी हुई होती हैं, बस इसके अंदर यही है कि अलग एक्ट हैं, शायद 10 या 12 एक्ट हैं, वो 10 ही एक्ट हैं, वो भी उनको मिला के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला हमने पढ़ा था ना और फॉरेन एक्सचेंज वाला, उनको मिला के इसमें 10 एक्ट्स हैं, ये आपको करने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसके एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन डिटेल कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे कम चीज़ें मेंशन है, ये चीज़ें मेंशन है ना जो यहाँ पे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, वो तो करनी है, लेकिन और भी जो
मेन चीज़ें हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, वो पता होनी चाहिए। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, पार्टीज, फ्री कंसेंट क्या होता है, ये टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन फिर नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अंदर क्या, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट इम्पेटर, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। फिर राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ बायर, ये पूरा अच्छे से डिटेल में करने हैं आपको ये एक्ट। फिर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप्स क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें है ना क्या, चेक और ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें भी ये एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपनी एक्ट 2013, इनमें भी मैंने बताया था ना कि जो एक्ट है इनमें ये क्या करते हैं, जो पुराने एक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट से जो 2013 से जो पुराने वाला एक्ट है वो भी आपको पढ़ना है। उसमें अब इसमें कुछ चीज़ें उस वाली नहीं मेंशन की होंगी, लेकिन आपको वो उसमें क्या चीज़ें मेंशन थी, क्या कंडीशंस थी, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर नेम्स और काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग, वाइंडिंग अप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, क्या सेक्शंस भी याद करने हैं इसके अंदर आपको कंपनीज के। अब अलग अलग कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये किस सेक्शन के अंदर है, ठीक है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन के अंदर, वो सेक्शन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पता होना चाहिए क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या एक प्रोसीजर होता है एलएलपी के बनने का इंडिया में, क्या जो फीचर्स है एक एलएलपी की फर्म की, वो पता होनी चाहिए। देन है फिर कंपटीशन एक्ट 2002, इसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, ठीक है, और भी इसके मेन प्रोविजंस जो है वो पता होने चाहिए। देन है फिर आईटी एक्ट 2000, इसके ऑब्जेक्टिव, प्रोविजंस, पेनल्टीज से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारी हैं पेनल्टीज। अब इस पेनल्टीज में आपको सेक्शन पता होना चाहिए किस सेक्शन के अंदर है पेनल्टी। देन फिर आपको क्या मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगी, वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पनिशमेंट में ये होती है इम्प्रिजनमेंट होती है, या जो वो होता है फाइन होता है, वो पता होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेना पेनल्टीज़ में, ठीक है। देन बात करते हैं आरटीआई एक्ट, इंपॉर्टेंट है 2005, ऑब्जेक्टिव्स और उसके मेन प्रोविजन इन डिटेल करने हैं। देन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनको डिटेल में करना है, ठीक है। इनसे मतलब इनसे क्वेश्चंस तो है जो वो कई बार बिल्कुल अजीब मतलब इन डिटेल में पूछ लेते हैं। इसके पेटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाएंगे, क्या कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देन है जीएसटी भी इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन प्रोविजंस, इसके बेनिफिट्स, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें जीएसटी से भी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ ड्यूअल जीएसटी, कौन कौन सी चीज़ें जीएसटी के अंडर नहीं आती, कौन से टैक्स सब इसके अंदर सबमिट मतलब इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से नहीं किए गए हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया है ये क्वेश्चंस कि जो एक माइनर है टेक ए लोन ऑफ 4000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, ऑन अटेनिंग majority he applies to B for a further loan of 3000 and B gives this loan and obtains from A combined promissory note of 7000 for two loans. This is considered as void valid. and देखो अब जो माइनर का कंसेप्ट है ना वो तो अच्छे से क्लियर करना है आपको। इसमें माइनर के क्या राइट होते हैं, क्या उसके ओब्लिगेशंस होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स देख के क्वेश्चंस पूछ रखा है माइनर से कि कंडीशन दे दी उसने 4000 रुपये लिए थे, फिर बाद में उसने रिन्यू करवा के ये करवा लिया, तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड होगा ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला प्रोसीजर दे दिया कि ग्रांट पेटेंट, हाँ मैंने बोला था पेटेंट से कितना अजीब मतलब पेटेंट क्या है ये चीज़ें पूछो वो वहाँ तक ठीक है। अब पेटेंट को कैसे ग्रांट करते हैं उसका प्रोसीजर दे दिया सीक्वेंस में, मतलब इतना सिलेबस में से कितना बाहर जाके क्वेश्चन पूछ लिया कि पेटेंट को ग्रांट करने का प्रोसीजर। तो अब इसमें क्या है, आपको अपनी कॉमन सेंस ही लगानी है कि पेटेंट कैसे लिया जाता है, उसका सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी अगर आपको पता है तो सही है, वरना जो भी तो, मतलब अपनी कॉमन सेंस से थोड़ा सा अंदाज़ा लगे तो उससे लगा के सोल्व कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। अब आती है फाइनली लास्ट यूनिट, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स में इसमें दो पार्ट है, इनकम टैक्स और ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स है वो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इनकम टैक्स से। अब इसके अंदर इनकम टैक्स क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शंस इंपॉर्टेंट है मोस्ट इसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग हेड के आपको पता होने चाहिए, उनके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग कंसेप्ट हैं, उनके क्या क्या सेक्शंस हैं किससे रिलेटेड,
ठीक है। एग्जाम्प्टेड इनकम्स है ना, इनसे एग्जाम्पशन से रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्रीकल्चर इनकम से। तो इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल, ऐसे जैसे कि भाई डेट दे देंगे कि इस डेट को एक इंडिविजुअल आया, इस डेट को वापस गया, इस इतने दिन तक रहा, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये चीज़। तो इसके अंदर इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्प्टेड इनकम सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट है। फिर जो पांचों हेड है इनकम के वो करने हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर वेरियस हेड, सारे हेड पता होने चाहिए, ठीक है। सैलरी वो हाउस रेंट वाला क्या, इनकम वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस वाला, कैपिटल गेन, और फिर लास्ट अदर इनकम वाला, पांचों हेड, उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलती है, उनकी कैसे इनकम निकालते हैं। अब जैसे सैलरी से कैसे निकालते हैं इनकम वो पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक इंडिविजुअल की इतनी सैलरी, इतनी ये नहीं वो है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। रेट जरूर पता होनी चाहिए, टैक्स की रेट, ठीक है, और वो भी करंट, अब जो करंट जो शासन आए उसकी, ठीक है। डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है डिडक्शन से, सारी 80G to 80U तक जो डिडक्शंस हैं वो पता होनी चाहिए, किसके अंडर कौन सी आती है। और लिमिट कि कितने लिमिट तक होती है इंपॉर्टेंट है, सेक्शन और लिमिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की इनकम का कैसे असेसमेंट होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम से भी कि कौन कौन सी इनकम जो है वो क्लब हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में मेन एक ही टॉपिक है ये, डबल टैक्सेशन वाला और उसका अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसके जो मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के निकालने के वो इंपॉर्टेंट है, उनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाता है, उनको भी कर लेना, ठीक है। इसके अंदर मेंशन नहीं है वैसे। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, अब आता है कॉर्पोरेट कंपनी की टैक्स प्लानिंग, इसमें क्या कंसेप्ट कम सब पता होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस और इवेजन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें काफ़ी बार इनकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से करनी है, क्या टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अवॉइडेंस और इवेजन से रिलेटेड, क्योंकि इनसे थोड़ा सा मतलब चेंज कर करके फॉर्मेट क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है टैक्स इवेजन प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिर टेक्निक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, देन है टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाय डिसीजन, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कोई रेयरली एक दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है इनसे, इनसे सिर्फ इनसे ये जो शट डाउन और कंटिन्यू है, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज, टैक्स कंसिडरेशन, इनसे। लेकिन ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इनका करंट भी पता होना चाहिए आपको, अब करंट क्या इनकी रेट वगैरह है, वो एडवांस पेमेंट से रिलेटेड डेट क्या लास्ट डेट होती है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ई फाइलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि ई फाइलिंग से क्वेश्चन ना आया हो। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इसकी क्या पूछते हैं, इसकी प्रोसेस पूछते हैं, कैसे वो करते हैं, बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। एडवांस पेमेंट इंपॉर्टेंट है, टैक्स, इससे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स से, और एक मैंने ये बताया ही है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही, ठीक है। इसमें तो बस ये एक ही कंसेप्ट है इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन और अवॉइडेंस वाला, और इसी से रिलेटेड ये ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो चलिए ये था आज का डिस्कशन। ओ सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो देख लेते हैं इसके, सॉरी। अब देखो डिडक्शन से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब इसमें है ना ये क्वेश्चन जो है वेरी टाइम सेविंग है, इससे आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो, डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपने देखा ATE से डायरेक्ट देख सकते हो, ATE डिडक्शन, ई जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, सेट्रिक आपने याद भी कर रखी होगी, हायर एजुकेशन 4 है। अब एक को मिलाते ही आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ना कि सबको मिलाना है, एक को मिलाते ही चेक करोगे, डी ऑप्शन में 4, डी में 4, डी में 4, एक में ही है ये 100% श्योर था आपको, ई एजुकेशन से रिलेटेड होता है, एक मैच है, जल्दी से टिक किया और फिर आगे स्किप कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ऐसे आपका टाइम से होगा, मतलब ये चीज़ें आपको देखनी है, और ये देखोगे कैसे, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे होएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो उससे पूछ लिया इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी, हाँ टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है एग्रीकल्चर इनकम से। ए है वो रेजिडेंट है 60 ईयर ओल्ड, उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख है, और नॉन एग्रीकल्चर है वो 3 लाख है 1920 की, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो ए की। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।